हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू लर्न हब जेई पे जेई सीरीज। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और पहला जो पार्ट है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास को। तो सेंटर ऑफ मास को अच्छे से समझेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला टॉपिक क्या आता है? सेंटर ऑफ मास। देखो, इस वाले टॉपिक में हम बहुत ज्यादा समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास ये कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या। सेंटर ऑफ मास एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, या फिर हम फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हम यूज करते हैं सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका मास किसी एक सेंटर पे मान लिया जाता है। कि जैसे कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्फीयर के शेप में है, ठीक है, स्फीयर के शेप में है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया जाता है कोई एक पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द स्फीयर जहां पे इसका सारा मास कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एटॉम की बात करूं तो एटॉम के मास को हम मानते हैं कैसे कि इसके न्यूक्लियस में इसका सारा मास जो है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, वैसे ही सेंटर ऑफ मास का ये कंसेप्ट आता है। ठीक है, अ बॉडी और अ सिस्टम इज अ पॉइंट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और सिस्टम इज अ पॉइंट इन विच एंटायर मास ऑफ द बॉडी और द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। राइट, कंसेंट मतलब एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास करके कुछ नहीं होता। देखो, जब हम होमोजीनियस बॉडीज पढ़ेंगे ना तो हम क्या समझेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास हम कंसीडर करते हैं वो तो सेंटर पे है, लेकिन जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इस स्फीयर का अगर मास है सपोज 10 kg, ठीक है, राइट, मास क्या है 10 kg है, तो अगर मैं इस स्फीयर को एक पॉइंट मान लेता हूं इसके सेंटर के अलोंग और इसी को मैं अगर 10 kg लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस हम सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करते हैं। बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। कोई दो पार्टिकल सिस्टम है, दो अलग अलग पार्टिकल है, सपोज करते हैं एक है m1 एक है m2। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अगर इन दोनों को मिला के मैं एक सिस्टम मानता हूं तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? राइट, तो किसी भी चीज का सेंटर ऑफ मास हम कैसे दिखा सकते हैं कि सपोज कोई भी दो पार्टिकल अगर है उसका सेंटर ऑफ मास उसके बीच में ही होता है। ठीक है, इसमें अगर इस पेन की बात करूं इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहां पे होगा कि किसी एक बीच में होगा जहां से इसका पूरा का पूरा वेट जो है वो बैलेंस हो जाएगा, पूरा का पूरा मास जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखो, किसी भी चीज का आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। जैसे कि ये पेन है मेरे हाथ में, इसको मैं दोनों तरफ से अपनी उंगलियों को इस तरफ ले आऊंगा, देखो, ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ गया ये आ गया इस पेन का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस पेन का सेंटर ऑफ मास आ गया। ओके, अब समझते हैं कि किसी भी, ये तो मैंने जस्ट एक नॉर्मल कॉमन सेंस से मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, बट इस केस में अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकालना चाहूँ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो कैसे निकालूंगा? तो सपोज करते हैं कि ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 दैट इज r1 और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 दैट इज r2 और ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों के बीच में होगा RCM, इसे मानते हैं। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लिख सकते हैं इस तरह से, RCM इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ओके, तो कोई भी दो पार्टिकल की जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके बीच में होगी लाइन जॉइनिंग दैट पार्टिकल। ओके, इसका कोई एक कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, इसकी कोऑर्डिनेट को सपोज करते हैं x2 y2। ठीक है, और इसकी कोऑर्डिनेट को x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? x कोऑर्डिनेट m1
x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, y सेंटर ऑफ मास। ये कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो सेंटर ऑफ मास का, ये क्या निकला था, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं। m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसमें से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि दो पार्टिकल का पोजीशन बताओ, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ होगा, कैसे लिख सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाओ। तो इससे इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, कुछ नया चीज नहीं है ये, कुछ नया चीज नहीं है। ये डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, ये आर सी सेंटर ऑफ मास, ये जो डिस्टेंस कैसे निकालते थे, वेक्टर सम करके निकालते थे ना, राइट। तो वैसे ही निकाला है। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे, इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ऐसे ही तो निकालते थे दो कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो वैसे ही निकाला है, कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ लार्ज पार्टिकल सिस्टम। तो अभी हमने दो पार्टिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब लार्ज पार्टिकल सिस्टम यानी कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, राइट अगर मैं सपोज करता हूं कि यहां पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो इन सब की एक पोजीशन वेक्टर होगी ओरिजिन से, ये रहा r1, ये रहा r2, ठीक है, राइट। और सबकी मासेस मैं क्या कंसीडर करता हूं, m1, m2, m3, अलग अलग मासेस मैं कंसीडर करता हूं, m4, mn, ठीक है। तो मासेस मैंने कंसीडर किए क्या, m1, m2, m3 एंड सो ऑन, और एंड देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस क्या क्या है, r1 वेक्टर, r2 फ्रॉम ओरिजिन, ये सब पोजीशन बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कहीं एक अगर ये पूरा एक सिस्टम है, ऐसा कुछ सिस्टम है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे तो होगा, राइट कहीं पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने क्या किया था, m1r1 प्लस m2r2 बाई r1 m1 प्लस m2, यही तो किया था दो पार्टिकल सिस्टम के लिए, देख लो, राइट ये आया था हमारा m1r1 प्लस m2r2 बाई m1 प्लस m2। मतलब क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल का मास इंटू उसका पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरे पार्टिकल का मास इंटू पोजीशन वेक्टर, वैसे ही तीसरे का, चौथे का, n नंबर ऑफ। तो इसी तरह से मैं इसका भी पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज RCM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इक्वल्स टू m1r1 प्लस m3r3, राइट एंड सो ऑन, ठीक है, बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn, ठीक है। n पार्टिकल सिस्टम का अगर मैं ले रहा हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, mn rn, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ गया क्या, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, हर एक मास का सम, मास इंटू पोजीशन वेक्टर, उसका सम है हर एक पार्टिकल का। तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं कि सिग्मा समेशन, ठीक है, mi ri, ठीक है, i फ्रॉम 1 to n, ठीक है, बाय i फ्रॉम 1 to n लिख सकता हूं, बिल्कुल। ओके, तो ये क्या है, ri वेक्टर। अब अगर ri वेक्टर की बात है, mi क्या है, mi है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ri क्या है, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ri वेक्टर अगर देखें हम, अगर ri वेक्टर देखें तो ri वेक्टर क्या है, ये क्या होता है, xi कैप प्लस yj कैप, xii कैप, yij कैप प्लस z k कैप, ये हम लिख सकते हैं z i, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब देखो कि r1 इसमें से क्या होगा, अगर r1 में पुट करूं तो r1 मिलेगा
x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, तो इसी तरह से R2 भी आएगा x2 y2 z2, वैसे ही Rn भी आएगा क्या, xn yn एंड zn k कैप। समझ में आ रही है बात? तो पोजीशन वेक्टर का मैंने ये सेंटर ऑफ मास का जो है वो पोजीशन वेक्टर मैंने निकाला है। अभी अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो सिंपली ri के जगह पे ri है क्या, xi yi zi, तो ये क्या आ जाएगा, rcm के जगह पे अगर मैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज xcm निकाल रहा हूं, मतलब x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं उसका, तो क्या मिलेगा मुझे, दैट इज m1 x1 ठीक है, m1 x1। देखो पिछले वाले जब हम टू पार्टिकल सिस्टम पढ़े थे तब यहां पे क्या था, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, तो वैसे ही यहां पे भी करेंगे, राइट। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 and so on, right, by m1 plus m2 plus m3 and so on। इस तरह से होगा, ठीक है। वहां पे दो पार्टिकल था तो दो लिया था, यहां पे n नंबर पार्टिकल्स है तो n नंबर ऑफ लेंगे। तो यहां पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक समेशन जैसा, दैट इज सिग्मा mi xi बाय सिग्मा mi। ये क्या निकला, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकला, ठीक है, x कोऑर्डिनेट। वैसे ही अगर y कोऑर्डिनेट निकालू तो ycm, ये क्या निकलेगा, सिंपली mi yi बाय सिग्मा mi, i 1 से लेके n तक। वैसे अगर z कोऑर्डिनेट निकालू तो z सेंटर ऑफ मास का, ये z कोऑर्डिनेट निकालू तो mi zi बाय mi, ठीक है। ये समेशन का मतलब क्या होता है, सिग्मा जो लगा इसका मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द डिस्क्रीट एलिमेंट्स। अब यहां पे मैं एक वर्ड बोल रहा हूं डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट का मतलब क्या हो जाता है कि जब ये पार्टिकल कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब आप एक एक पार्टिकल को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, तो इसे हम कहेंगे एक डिस्क्रीट सिस्टम। तो जब भी डिस्क्रीट सिस्टम में एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं, तो वी यूज समेशन। अगर ये डिस्क्रीट सिस्टम कंटिन्यूअस हो, राइट, जैसे कि हमने वेरिएबल फोर्सेस पढ़ा था, राइट, तो अगर कंटिन्यूअस हो, जिसको हम डिफरेंशिएट करके एक पार्टिकल दो पार्टिकल ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उस समय में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हम समेशन यूज कर रहे, ये समेशन बदल जाएगा किसमें, इंटीग्रेशन में। लिमिट और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्यों यूज करते, देखो मैंने मैथ्स वाली जो वीडियो बनाई थी, एक बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, ये करके एक मैंने वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना। उसमें मैंने बताया है कि समेशन कब यूज किया जाता है, इंटीग्रेशन कब किया जाता है, ठीक है। समेशन और इंटीग्रेशन का काम सेम है। समेशन डिस्क्रीट एलिमेंट्स को जोड़ता है, इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस एलिमेंट्स को जोड़ता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर सिस्टम कंटिन्यूअस है तो क्या होगा। जैसे यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वैसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन हम एक एक पार्टिकल को अलग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उस समय हम देखेंगे कि कैसे हम उसके पोजीशन को निकालते हैं। अब बात करें एक रियल बॉडी की, जैसे कि ये स्टोन यहां पे है, फॉर अ रियल बॉडी। रियल बॉडी में हम क्या जानते हैं कि हम एक एक पार्टिकल को, जैसे डिस्क्रीट स्पेस में हम कर रहे थे, डिस्क्रीट में कि एक एक पार्टिकल के अलग से हम पोजीशन निकाल रहे थे, राइट, क्योंकि हम उसे उसके बाद हम सम कर रहे थे और फिर हमें एक सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स या फिर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मिल रहा था। बट रियल में कैसा होता है, रियल बॉडी कंटिन्यूअस बॉडी होती है, राइट, इसका एक एक पार्टिकल को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट कहीं पे तो सेंटर ऑफ मास होगा,
राइट। जैसे कि ये स्टोन है, इसका कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज कर लेते यही इसका सेंटर ऑफ मास है, राइट। अब अगर मैं किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मानूं, अगर किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मानूं, तो इस ओरिजिन से इसका पोजीशन क्या होगा, इसका भी कुछ होगा, x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, दैट इज द x y एंड z कोऑर्डिनेट्स। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, बहुत ही सिंपल है। पिछले ये वाले केस में क्या कर रहे थे हम, इस वाले केस में हमने क्या किया था, देखो x कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए समेशन ऑफ m1 mi xi, राइट, बाय समेशन ऑफ mi। अब ये समेशन क्या था, जोड़ रहा था हर एक पार्टिकल के मास को और हर एक पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। अब अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है जस्ट लाइक दिस स्टोन, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास xcm क्या होगा, समेशन हट के इंटीग्रेशन आएगा। सो x और मास क्या है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं क्या कह रहा हूं, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस पॉइंट पे जो मास होगी, इस पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर एरिया पे जो मास होगी वो सेम है, राइट। इतने ही एरिया का मैं अगर दूसरा भी जगह पे मास निकालूं तो वो सेम मिलेगी। तो एक मास को हम कंसीडर करते हैं dm, और अगर इसे पूरे मास से मैं पूरे मास के लिए ओवरऑल बॉडी के एरिया या वॉल्यूम के लिए अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा। तो वैसे ही x dm, ठीक है, बाय dm। अब मैं क्या कंसीडर करता हूं कि dm जो है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये क्या है, टोटल मास है, तो उसे मैं मान लेता हूं कैपिटल M। तो ऊपर कैसे लिख सकते हैं, x dm बाय कैपिटल M, वेयर M इज द मास ऑफ दिस होल रियल बॉडी और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी, ठीक है। अब यहां पे गलती मत कर देना कि यहां पे भी M लिख के बाहर निकाले, नहीं, इंटीग्रेशन में ये UV फॉर्म में है, तो UV फॉर्म का इंटीग्रेशन अलग होता है, ठीक है ना। चलो Y सेंटर ऑफ मास फिर कैसे लिख सकते हैं हम, दैट इज Y dm बाय क्या आ गया, ठीक है, Z सेंटर ऑफ मास मतलब Z कोऑर्डिनेट, यहां तो Y होगा ना, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो R कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो R यानी कि पोजीशन वेक्टर होगा, ये सपोज करते ये R है, ये कैसे लिख सकते, ये सिंपली हम लिख सकते R इक्वल्स टू 1/m x y z, इनका इंटीग्रेशन करके जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा R वेक्टर, राइट, ये वाला वेक्टर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब देखो टू क्या आ जाएगा, dm हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई बात। जहां पे ये R क्या है, ये R क्या है, ये है xcm i कैप प्लस ycm z कैप प्लस zcm k कैप। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा निकल गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये उसके कोऑर्डिनेट्स। अब बात करते हैं कि सपोज अगर पोजीशन जो सेंटर ऑफ मास हमने यहां माना है वो अगर ओरिजिन पे होता तो क्या होता, अगर ओरिजिन पे ही सेंटर ऑफ मास हो, मतलब अगर मैं कुछ इस तरह से इस कर्व को बनाऊं, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखूं कि यहां से मैं देखता हूं, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, ओरिजिन पे x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, z कोऑर्डिनेट भी 0। तो इस केस में हम कैसे लिखते हैं, xcm ycm zcm, ये सारे क्या है, पोजीशन 0 हो गए, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेंटर ऑफ मास ऑफ अ होमोजीनियस बॉडी। अब होमोजीनियस बॉडी बहुत ही सिंपल था, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन ट्राई, पिछला वाला कंसेप्ट हमने समझा था कि अगर एक कंटिन्यूअस बॉडी है तो होमोजीनियस बॉडी क्या है, ये एक कंटिन्यूअस बॉडी होती है, और इसमें भी जो हम डीएम जैसे लिख रहे थे कि मास ऑफ
एनी वन सेगमेंट, राइट, वो क्या है, इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द बॉडी, राइट, इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी। और अगर शेप कुछ इस तरह से हो, राइट, कि एक स्फीयर है, एक रिंग है, एक डिस्क है, एक रॉड है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सिलेंडर है, कुछ भी है, होमोजीनियस बॉडी, तो जो ज्योमेट्रिकल एक शेप मिल रहा है यहां पे, तो इसकी सेंटर ऑफ मास कहां पे होती है, तो कोई भी परफेक्टली अगर ज्योमेट्रिकल शेप हो तो उसकी सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होती है। जैसे कि ये स्फीयर है तो इसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या है, इसका सेंटर, स्फीयर का जो सेंटर, राइट, स्फीयर का सेंटर, तो इसका सेंटर ऑफ मास वहां पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास वहां पे लाई करेगा, ठीक है। इस रिंग का कहां पे है, इस रिंग का इसके बीच में है, राइट, इस रिंग का इसके बीच में है, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है, इसके सेंटर पे लाई कर रहा है। वैसे डिस्क का बीच में है, रॉड का यहां पे है, राइट, स्क्वायर के बीच में है, इसका कहां पे आता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, कुछ इस जगह पे आएगा, सिलेंडर का यहां पे आता है, क्यूब का ऐसा, ये तो मीन मीडियन मोड, चारों तरफ से अगर हम करें तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। अब एक कंफ्यूजन आती है बहुतों को कि सर क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है? होमोजीनियस बॉडी के लिए ऐसा है, ऐसा हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जहां पे है वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अर्थ में अगर कहीं पे भी देखा जाए तो अर्थ में क्या होती है, ग्रेविटी जो है, लाइक अगर मैं अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलरली नीचे की ओर लग रही है, ग्राउंड पे परपेंडिकुलरली लग रही है, राइट, ऐसा है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अंतर ये हो जाता है, अगर होमोजीनियस बॉडी है तो जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहीं से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है, बट अगर होमोजीनियस बॉडी नहीं है, कुछ इस टाइप का शेप है, राइट, जहां पे ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहां पे ज्यादा मास है, यहां पे कम मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा, राइट, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और लाई करेगा, ठीक है। अब वो कैसे, ये मैं बताता हूं। तो देखो अब क्या हो रही है कि सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं समझता हूं तो कैसे समझ सकते हो उसको, लेट मी रिमूव दिस, ठीक है। ये रेक्टेंगल जो है इसे ही मैं कंसिडर करता हूं। अर्थ में या अर्थ के पास, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड समझ रहे हो ना, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो घिरा हुआ है उसके अंदर में हमने ये कंसीडर कर रखा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर या फिर अर्थ के सरफेस के आसपास ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो या फिर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा हो तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल सेम पॉइंट पे होगी। मतलब अगर ये सेम सेंटर ऑफ मास है तो यहां पे सेंटर ऑफ मास भी है और यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सेंटर ऑफ मास ये कहता है कि पूरे पार्टिकल का मास हम एक पॉइंट पे मान सकता है, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कहता है कि ये जो पूरा पार्टिकल या फिर ये जो पूरा सिस्टम है ये कहां से यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में बैलेंस हो पा रहा है, मतलब कहां से इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स तो किसी पॉइंट पे लगती है, राइट, तो इसके कौन से पॉइंट पे वो फोर्स लग रही है, यहां से लग रही है, यहां से लग रही है या फिर यहां से लग रही है। तो वो कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कि जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहां से लग रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, provided if this system is in uniform gravitational field। अगर ऐसा हो जाए कि यहां पे अर्थ आ जाए, ठीक है, और यहां पे कोई दूसरा प्लैनेट आ जाता है, तो दोनों की अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड है, राइट, तो इस पार्टिकल को इसकी भी ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस होगी और इसकी भी महसूस होगी, तो एक अलग सा एक रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इसे किसी तरफ महसूस होगी, राइट, चाहे अर्थ की तरफ, चाहे प्लैनेट की तरफ, या फिर यहां पे एक और प्लैनेट आ जाता है,
ठीक है। अब तो ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भी इसे खींचना चाहेगा अपने तरफ, ये भी खींचना चाहेगा, ये भी खींचना चाहेगा, क्योंकि तीनों की अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इसके केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास तो वहीं का वहीं रहेगा, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगी सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, क्योंकि यहां पे और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं रहा। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी माइट बी शिफ्टिंग समवेयर अराउंड दिस। जिस तरफ रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसी लाइन के अलोंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर है। बट अगर अर्थ में आप देखो, जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। समझ में आ गई बात। एक एग्जांपल करते हैं। Two identical rods, each of mass m and length l are connected as shown. Locate their center of mass. मतलब दो रॉड है, आइडेंटिकल है, ठीक है, एक की दोनों की लेंथ क्या है, l है, ठीक है, और मास क्या है, m मास है, ठीक है। ये है रॉड 1, ये है रॉड 2, इसकी भी लेंथ क्या है, l है, ठीक है। अब मैं क्या कहा था कि होमोजीनियस, अगर सिस्टम होमोजीनियस बॉडी है तो उसकी सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगी। मतलब इस रॉड की सेंटर ऑफ मास लाई करेगी समवेयर अराउंड दिस, और इस रॉड की सेंटर ऑफ मास लाई करेगी समवेयर अराउंड दिस, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, अगर मैं इसे ओरिजिन मानता हूं तो ये हो जाएगा 0 0, राइट। और ये कुछ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, 0, ठीक है। तो y, ये अगर y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो मैं ये लिख सकता हूं x, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट और ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकता हूं, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। अगर मैं दो पार्टिकल सिस्टम जैसा कंसीडर करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास समवेयर अराउंड दिस, ये यहां पे लाई करेगा, ठीक है। समझते हैं बात को। तो देखो x कोऑर्डिनेट जो होगी यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट जो होगी, या फिर ये वाली जो x कोऑर्डिनेट, वो उसको कैसे निकाल सकते, x यहाँ पे क्या है, देखो इसका सेंटर, मतलब अगर ये पूरा लेंथ l है तो ये लेंथ क्या है, l/2, ठीक है। और बाकी इस जगह पे क्या है, ये रॉड 1 के लिए, रॉड 1 के लिए इसका x कोऑर्डिनेट l/2, y कोऑर्डिनेट है 0, और रॉड 2 के लिए x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज RCM, इसको कैसे लिखते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। m1 प्लस m2, ये सॉरी ये क्या है, नॉट RCM, दिस इज XCM, राइट। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहां से निकालो x कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, मास सेम है तो m x1 क्या है, 0 है, m ये भी मास सेम है, रॉड की मास, x2 क्या है, l/2 है। अब यहां पे भी मास सेम है, m प्लस m दैट इज ट्वाइस m, तो ये यहां से क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m, ये तो पूरा टर्म 0, दिस इज m l/2 एंड दिस इज 2m, सो दिस विल कम एज m विल कैंसिल आउट, l/4। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, l/4। वैसे ही y सेंटर ऑफ मास को अगर मैं निकालूं तो कैसे लिख सकते हैं, m1 y1 प्लस m2 y2, तो यहाँ पे y1 y2 दोनों ही 0 है, तो ये पूरा टर्म भी 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जाएगी, l/4, 0। l/4 किस तरफ, l/4 यानी कि कुछ यहां पे आएगी, ये अगर l/2 है, अगर ये पूरा l/2 है तो इसका हाफ l/4, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां पे हो जाएगी इस सिस्टम की, राइट, सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का क्या मोशन होगा, देखो एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो किसी, जिस तरह फोर्स लगी है उसके अलोंग उसकी मोशन, या फिर उसी फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग उसकी मोशन हो रही होती है, फिर रिजल्टेंट नेट फोर्स के अलोंग उसकी मोशन हो रही होती है। सेंटर ऑफ मास में क्या मोशन है, सिमिलर है। हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो
वो एक्चुअल में है क्या, वो पूरे बॉडी का मास जो है एक किसी पॉइंट में कंसंट्रेटेड है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो पूरा बॉडी अगर किसी एक पॉइंट पे मोशन हो रहा है तो उसी पॉइंट के अलोंग, उसी जो सेंटर ऑफ मास है उसी तरफ लाइक मोशन होगा उसका। हम बॉडी में सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को, सेंटर ऑफ मास के ये मोशन के कंसेप्ट को कुछ इस तरह से कंसिडर करते हैं कि हमने ये कहा कि सेंटर ऑफ मास जो होगी एक ऑब्जेक्ट की, सपोज ये उसकी सेंटर ऑफ मास है, तो सारा का सारा नेट फोर्स, राइट, अप्लाइड नेट फोर्स जो इसको मोशन करवा रहा है वो इस सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। तो पूरे बॉडी के जगह हम ये कंसीडर करते हैं जो बॉडी की मोशन हो रही है वो एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास की मोशन है विथ सम वेलोसिटी v। ठीक है, विथ सम वेलोसिटी v। तो अगर मैं बात करूं कि इस वेलोसिटी v, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल्स कंसीडर करता हूं m1 m2 m3 एंड सो ऑन, तो इस हर एक पार्टिकल m1 मास की पार्टिकल की वेलोसिटी सपोज v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या आएगी, सिंपली हम लिख सकते हैं mi vi बाय सिग्मा vi। ठीक है, सॉरी, n तक 1 से n तक। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी द सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच मासेस, ईच पार्टिकल, और ईच पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन भी हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज m1 ai क्या है, एक्सेलरेशन, सम ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स की, i इक्वल्स टू 1 से n एंड दिस इज mi। समझ में आ रही है बात, एक्सेलरेशन। अब अगर फोर्स देखे, फोर्स क्या है, हमने यहां पे क्या कहा है कि एक पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में हमेशा ये हमें समझना है कि एक बॉडी पे अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो फोर्स कहां पे लग रहा है, उस बॉडी को किस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो वो सेंटर ऑफ मास पे वो फोर्स अप्लाई हो रही है। तो बॉडी की जो मोशन है दैट इज एक्चुअल मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो अगर सेंटर ऑफ मास इस तरफ मूव कर रहा है तो बॉडी भी इस तरफ मूव कर रही है, मतलब होल बॉडी एज अ सिस्टम हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है। तो सेंटर ऑफ मास की मोशन भी कुछ इस तरह है। तो इस पे जो फोर्स लगती होगी वो कैसे लगेगी, Fi इक्वल्स टू ai, राइट। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो फोर्स लग रही है सेंटर ऑफ मास पे वो क्या है, मास, टोटल मास, दिस इज सिग्मा mi को मैंने टोटल मास माना है एंड दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, ai, समेशन ऑफ ai इज a। समेशन ऑफ ai क्या कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ वन पार्टिकल प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड पार्टिकल। अब ये सारे, अगर मैं यहां पे बहुत सारा पार्टिकल कंसीडर करूं तो हर एक में एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो फर्क नहीं पड़ता है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है किसी एक पॉइंट और किसी एक छोटे पार्टिकल की, फर्क ये पड़ता है कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर यहां से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो शायद हर एक पार्टिकल पे फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रही हो, लेकिन बॉडी की मोशन उसी तरफ होगी जिस तरफ इसकी सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा। तो जो अप्लाइड फोर्स है वो नेट फोर्स होगा सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला। सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स लगने की वजह से जो एक एक्सीलरेशन मिलेगा डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ओवरऑल ये पूरी बॉडी क्या है, मूव करेगी। तो ये था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट। तो अब बात करते हैं मोमेंटम की, यानी कि लीनियर मोमेंटम की। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब वेलोसिटी बात किए थे तो हम देखे थे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है वो उस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वही है।
ठीक है, अब इसके मोमेंटम की बात करते हैं तो फिर से एक सिस्टम कंसीडर करते हैं कुछ इस तरह का, जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इस ईच पार्टिकल की मास है सपोज m1 m2 m3 एंड सो ऑन, और सबकी जो वेलोसिटी है वो क्या है v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn तक। तो इसका मोमेंटम क्या होता है, अच्छा मोमेंटम क्या होगा, पहला पार्टिकल का मोमेंटम दैट इज p1, उसे कैसे लिख सकते हैं m1 v1, राइट। वैसे ही p2 को लिख सकते हैं हम कैसे m2 v2, ठीक है, और p3 को m3 v3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो जो ओवरऑल जो मोमेंटम होगी, मतलब टोटल मोमेंटम जो होगी वो क्या है p1 प्लस p2 प्लस p3, राइट। सो ये जो मोमेंटम है p, ये क्या है p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं ऐसे सम अप करता हूं दैट इज p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, टोटल मोमेंटम, ठीक है। अब टोटल मोमेंटम की एक क्या बात आती है कि हर में क्या है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, तो ये एक समेशन जैसा आएगा किसका, mi vi, ठीक है, mi vi। अब vi क्या है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस, जिसे हमने पहले क्या लिखा था, जिसे हमने लिखा था क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो यहां से हम क्या बता सकते हैं, यहां से हम बता सकते हैं कि mi सिग्मा mi मतलब कैपिटल mm लिख लेते, दैट इज द टोटल मास, और vi यानी कि यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर सकते। सिग्मा vi का मतलब क्या हो जाता है, सिग्मा vi का मतलब हो जाता है वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल का सम, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जो मोमेंटम होगा सेंटर ऑफ मास का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, वो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ओवरऑल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और या ओवरऑल मास ऑफ द सिस्टम इनटू, और प्रोडक्ट ऑफ ओवरऑल मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं कि अगर ये पार्टिकल आइसोलेटेड सिस्टम में है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो रहा है कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में है तो इसका मोमेंटम क्या होगा, अगर आइसोलेटेड सिस्टम में है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, फोर्स एक्सटर्नल जीरो है। अगर फोर्स एक्सटर्नल जीरो है तो फोर्स क्या है, dp/dt, राइट, विच इज इक्वल्स टू जीरो। अब dp/dt जीरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, उसमें एक आइसोलेटेड हमने सिस्टम मान लिया, तो उसमें क्या हो रही है, मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो रही है, राइट, मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो रही है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अगर मोमेंटम कंजर्व होता है, इसका मतलब क्या है कि P अगर कंजर्व हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। अब P कंजर्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है, m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मोमेंटम ये कंजर्व हो रहा है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि मास तो मास है, लेकिन वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, कांस्टेंट हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्सेस अगर नहीं लग रहा है, राइट, एक्सटर्नल फोर्सेस अगर इसमें नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक अगर हम एग्जांपल देखें, दैट इज एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, मैंने क्या कहा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि मास में कुछ चेंज आ रही हो, राइट, मास में कुछ चेंज आ रही हो, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। कैसे, देखो अगर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये वाला एग्जांपल देखो,
ठीक है, यहाँ पे एक एंग्री बर्ड्स का मैंने एग्जांपल लिया है कि जैसे यहां से स्प्लिट हो रही है ना बर्ड, ठीक है, स्प्लिट हो रही है, तो भले ही इसकी मास क्या है, डिवाइड हो जा रही है, मास क्या है, डिवाइड हो जा रही है, लेकिन ये जो पाथ, ये ट्रैजेक्टरी जो मूव कर रही है, जो पाथ मूव कर रही है, वो क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या फिर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के डायरेक्शन में। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, भले ही पार्टिकल की लाइक सिस्टम की अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे, बट जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, देखो यहां से क्या हो रही है, ये एक बढ़ जा रही है और ये फिर 3 भाग में डिवाइड हो रही है, राइट, 3 लाइक 2 टुकड़ों में बढ़ जा रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है, ये देखो ये सेंटर ऑफ मास है, ये ट्रैजेक्टरी खुद अपना वही वाला ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है जो पहले से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, उसी वेलोसिटी में, सॉरी उसी डायरेक्शन में ये उसकी सेंटर ऑफ मास पूरा ट्रैजेक्टरी अपना कंप्लीट कर रही है। समझ में आ रही बात? देखो इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो ये तो चलो मैंने एक वीडियो गेम का कंसेप्ट लिया, बट एक्चुअल में भी ऐसा देखा जाता है। जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल देखूं, ठीक है, यहां पे कैसे हो रहे कि रॉकेट्स, ये जो रॉकेट या फिर स्पेस शटल्स होते हैं उनके क्या होती है, जो फ्यूल चेंबर्स या फिर जो लाइक इसे प्रोपल्शन देते हैं, वो एक्स्ट्रा फ्यूल जब वो स्पेस में पहुंच जाते हैं तो वो वहां से छूट के अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या, इसमें कोई चेंज आ रही है, इसके ट्रैजेक्टरी में चेंज आ रही है? नहीं। देखो सेंटर ऑफ मास जो है, अगर इस पोर्शन को मैं सेंटर ऑफ मास मानता हूं, ये जो मिडिल वाले रॉकेट को, तो वो देखो अपने ही पोर्शन में वो चली जा रही है, लेकिन उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो क्या है, भले ही टूट के दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है या फिर सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन का पहला पार्ट जो कि सेंटर ऑफ मास था, उसके छोटे बड़े कंसेप्ट्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अब आगे हम जाएंगे और एक्चुअल रोटेशनल मोशन पे हम चर्चा करेंगे। उसके आगे की जो भी कंसेप्ट ऐड ऑन वीडियोस होंगे, PYQs होंगे, सब आपको लर्नो हब पे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए लर्नो हब के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।